जो आयुर्वेद के दो उद्देश्य बोले गए। एक कौन सा है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। ठीक है, तो ये बताओ कि हमारा शरीर कब हमारा शरीर रोगी नहीं होता है? जब धातुएं क्या होती हैं? सम होती हैं या विषम होती हैं? सम होती है। सम होती हैं। तो हमारे शरीर का या हमारा जो उद्देश्य होता है, आयुर्वेद का उद्देश्य होता है, वो क्या होता है? धातु साम्यता या धातु वैषम्यता? धातु साम्यता। ठीक है, तो इसने कहा कि शरीर में धातु साम्य बनाए रखना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है, और इसकी प्राप्ति हेतु तो मानव के देह और मन स्वभाव का परीक्षण अति आवश्यक है। मतलब उसके शारीरिक रूप से, उसका मानसिक, ये परीक्षण करना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये हुआ कि कभी कभी ये देखा जाता है, प्राय ये देखा जाता है कि विशिष्ट प्रकार की प्रकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, बहुत से लोग बहुत अलग अलग भांति भांति ये संसार है ना, और इसमें भांति भांति प्रकार के लोग रह रहे हैं ना। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है तो कोई लंबा है, कोई गोरा है तो कोई काला है, किसी की आंखें बड़ी हैं तो किसी के बाल बड़े हैं। यही सारी चीजें हैं ना, भिन्नता है। कोई आरोग्य को पा रहा है, कोई अनारोग्यता को पा रहा है, कोई बल में ज्यादा है, किसी में बुद्धि ज्यादा है, किसी की आहार विहार अच्छा है, कोई संतानोत्पत्ति। इन सब भावों में भिन्नता है, होती है ना, होती है ना बेटा। सबके आहार विहार अलग, सबके नेत्र अलग, सबके केस अलग, सबकी त्वचा अलग, सबके रंग रूप अलग, सबकी संतानें अलग, है ना। ये सब भिन्नताएं किसके अधीन होती हैं बेटा? किसके अधीन होती हैं? प्रकृति के अधीन होती हैं। अब प्रकृति ज्ञान के आधार पर किसको स्थापित करना है? धातु साम्य को स्थापित करना होता है। ठीक है, निष्पत्ति आपने देख ली। प्रकृति 3 शब्दों से मिलकर बनी, प्र, कृ और ति। ठीक है, प्रेम बोले तो सत्व गुण के लिए, क्रे बोले तो राजस गुण के लिए, ति बोले तो तामस गुण के लिए। ठीक है, अब बेटा बात करेगा तो ये बताओ कि देह प्रकृति कैसे बन सकती है? तो 2 प्रकार से बनती है देह की प्रकृति। एक क्या होती है? एक तो जन्मोत्तर, मतलब जन्म के बाद बनती है, और एक कैसी होती है? जन्मजात होती है। बेटा एक कोटेशन श्लोका पढ़ा था आपने कि जब शुक्र और शोणित मिलते हैं तो क्या बनता है? गर्भ बनता है। तो यदि शुक्र और शोणित की जो प्रकृति होगी वही बच्चों की होती है ना। जैसे आपने एक कोटेशन पढ़ा, यथा विषेण्यो विष्क्रमे वाला कोटेशन पढ़ा था ना, श्लोका पढ़ा था ना, कि जिस प्रकार विषैले जानवर को ही जन्म देते हैं, मतलब उनकी एक प्रकृति थी। वैसे ही इन्होंने कहा जो शुक्र और शोणित की प्रकृति होती है वही किसकी प्रकृति होगी? बच्चों में आएगी। ठीक है, तो बच्चों में जो आ रही है वो क्या है? जन्मजात, जो उनके माता पिता से आ रही है। और एक क्या होती है? एक जो जन्मोत्तर, मतलब जन्म के बाद होती है। तो जन्म के बाद कैसे आप डिफाइन करोगे बेटा? उसका आहार कैसा है, उसका विहार कैसा है, उसका वय कैसा है। यदि वो बच्चा क्या है, अभी जन्म लिया हुआ है, बाल्यावस्था है, तो कौन सा दोष प्रबल होगा? कफ होगा। वही युवावस्था की तरफ जाएगा तो कौन सा दोष प्रबल हो जाएगा? पित्त हो जाएगा। वही वो वृद्धावस्था की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बात। ठीक है, फिर वही बेटा बात करते हैं दिन और रात्रि की। वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम, ये वाला कोटेशन पढ़ा ना, कि दिन में क्या होता है? दिन में भी प्रहर होते हैं, उसमें भी प्रथम प्रहर में कौन से दोष की प्रबलता होती है? कफ की होती है। फिर उसके बाद मध्य में किसकी होती है? पित्त की होती है। फिर उसके बाद अंतिम प्रहर में किसकी होती है? ठीक है, तो बेटा बात ये हुई कि जो देखो, जैसे इन्होंने कहा भोजन दिन रात और वय के प्रभाव से होता है। ठीक है, और क्या बोला? जैसे इसने कहा कि प्रथम अस्थायी होता है। प्रथम अस्थायी का मतलब जन्मोत्तर, जो जन्म के बाद हो रहा है, क्या है? अस्थायी है, परमानेंट नहीं है वो प्रकृति। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अभी बालक है, कल को वृद्ध हो गया, कल को वो युवा हो गया। अभी दिन है, कल को दिन का अंतिम प्रहर होगा। ठीक है,
अभी भोजन किया है, कल अभी थोड़े टाइम बाद भोजन का पाक हो जाएगा, तो ये दोषों की प्रकृति क्या होती रहती है, बदलती रहती है। दूसरी प्रकृति कैसी रहती है, वो वही रहती है, वही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वही प्रकृति उसके माता पिता से आई हुई है। फिर उसने कहा कि ये प्रभाव गर्भ स्थापन के समय से पड़ने लगते हैं और जन्म के उपरांत संपूर्ण जीवन तक बना रहता है, मतलब ये हमेशा बना रहता है। और क्या कहा इसने कि इससे देह रचना के साथ साथ मनोमस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद बेटा बात आई प्रकृति के निर्माण की। तो प्रकृति निर्माण में ये श्लोक याद करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। शुक्र सोडित संयोगे योद भवे दोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन तस्या मैं लक्षणम शृणु। मतलब इसका ये है शुक्र सोडित संयोगे, जब शुक्र और सोडित आर्तो, शुक्र और आर्तो का होगा, भवे दोष उत्कटा, कि जब जो दोष प्रबल होगा, उत्कट का मतलब बेटा यहाँ प्रबलता से है, ठीक है, तो जो दोष प्रबल होगा वो उस गर्भ की प्रकृति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उस व्यक्ति की, उस पुरुष की प्रकृति हो जाएगी। और यहाँ भी, हाँ, तो यहाँ की जो बात बेटा दोषों की आई है, तो वो प्राकृत दोषों की बात करेंगे या वैकृत दोषों की बात करेंगे? प्राकृत दोषों की बात करेंगे। तो दोषों की प्रबलता बतलाया गया किस अवस्था में? प्राकृत अवस्था में, ना कि वैकृत अवस्था में। यदि दोष वैकृत अवस्था में हो जाएंगे तो बेटा क्या कर सकते हैं? गर्भ का नाश कर देंगे ना। यदि ये अवस्था वैकृत दोष की हो गई, वैकृत दोष प्रबल हो गए, तो वो गर्भ का नाश कर देते हैं। ठीक है। दूसरी बात हुई बेटा, इसमें क्या होता है? पुरुष का शुक्र, स्त्री का आर्थो, इनके संयोग से गर्भ उत्पन्न होता है। गर्भ कैसा है? वात, पित्त और कफ से युक्त होता है। देखो बेटा, बात है ये कि इंसान जो भी है, गर्भ है, माता पिता है, कोई भी है, उनकी प्रकृतियां क्या है? उनमें जो दोष होंगे वो तीनों दोष होंगे या कोई एक दोष होगा? एक दोष, तीन। अरे बेटा, दोष तो तीनों होंगे, लेकिन प्रबलता एक की होगी, एक की प्रधानता होगी। दोष तो तीनों होते हैं। आप ही बोलते हो ना, आपके सारे दोष होते हैं, सभी का एक प्रधान होता है। ठीक है। तो यही कहा गया कि ये गर्भ वात पित्त कफ, तो जब माता पिता वात पित्त कफ तीनों दोष हैं उसमें, तो जो बनने वाली संतान होगी उनमें भी तीनों दोष होंगे कि नहीं होंगे बेटा? होंगे। तो पुरुष और स्त्री दोनों में इन दोषों की अल्पता या अधिकता हो सकती है। ये अर्थ समझ गए कि कैसे बोला उसने कि उनमें से कोई भी एक प्रबल हो सकता है और कोई एक कम हो सकता है। जब दोनों का संयोग होता है, उनके अंदर जो विद्यमान दोषों का भी संयोग होता है। इस प्रकार वात के साथ, पित्त के साथ और कफ के साथ। मतलब ये कि माता पिता से जो वात पित्त कफ की जो प्रकृति गई है, वो बच्चे में जाके क्या बनाएगी? वात से वात को बनाएगी बच्चे में, पित्त से पित्त को बनाएगी, कफ से कफ को बनाएगी। ठीक है। इस प्रकार गर्भ का निर्माण करते हैं, तब गर्भ कैसा हो जाता है? त्रिदोष बनता है। इस गर्भ का संयोगवश जब तीनों दोषों की समता रहती है, ऐसा हुआ बेटा कि कभी कभी कोई एक दोष दूसरे पे प्रबल हो जाता है तो एक प्रकृति बनती है, कभी कभी दो दोष प्रबल हो जाते हैं, एक रह जाता है तो द्विदोषज बन जाती है, और कभी कभी तीनों दोष प्रबल हो जाते हैं, मतलब समान हो जाते हैं, तो कैसी प्रकृति बन जाती है? सम प्रकृति बनती है। परंतु यह इस समता का प्राय अभाव रहता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनमें सम प्रकृति मिलना मुश्किल है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिनमें सम प्रकृति मिलती है। तो यही कहा गया समता प्राय मतलब ऐसा नहीं कि पाई ही नहीं जाती, पाई जाती, लेकिन बहुत कम पाई जाती है। तथापि या तो कोई दोष प्रबल हो जाता है या कोई दोष कम हो जाएगा। तो या वात बढ़ गया, या पित्त बढ़ गया, या श्लेष्मा बढ़ गई, या फिर दो दोष कोई बढ़ जाते हैं, तो ये दो दोषों के कारण हो गया। ठीक है। दोषों की उत्कटता सदैव संयोग के पश्चात उत्पन्न होती है। अब ये जो बताया कि दोषों की जो उत्कटता है मतलब प्रबलता है, तो क्या प्रबलता वो पहले से प्रबल हो जाएगी? मतलब शुक्र अलग था, शोडित अलग था, तो क्या वो वहीं से शुरुआत कर देंगे? नहीं, हम डोमिनेंट होंगे, नहीं,
वो क्या करेंगे, वो दोनों संयोग करेंगे और संयोग के पश्चात जो प्रबल होगा, चाहे वो शुक्र प्रबल होगा तो शुक्र वाली प्रकृति बन जाएगी, मतलब वातज होगा। कहने को अगर शुक्र प्रबल है, वातज प्रकृति का है, और क्या है जो आर्तव है वो वातज प्रकृति का नहीं है, तो ऐसे में वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, क्या बात आई यहाँ पे देखते हैं बेटा। इस प्रकार दो दोषों की प्रबलता से द्विदोषज प्रकृतियों का निर्माण का कारण बनती है। दोषों की उत्कटता सदैव संयोग के पश्चात उत्पन्न होती है। इससे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा शुक्र में वात की प्रबलता है और आर्थों में उसकी क्या रहती है, हीनता रहती है। ऐसी स्थान में संतान कैसी होगी, ना वो वात की उत्कटता वाला होगा, ना ही वो क्षीणता वाला होगा, बल्कि वात की समता वाला होगा। ठीक है, दूसरा आया बेटा कि इस प्रकार यदि शुक्र और आर्थो दोनों की में वात की उत्कटता अधिक हो जाती है, मतलब शुक्र भी वात वाला है, वात प्रकृति का है, शोणित भी वात प्रकृति का है, दोनों प्रबल हैं, तो ऐसे में जो संतान होने वाली होगी वो किस दोष के, किसकी प्रबल वाली होगी, वात की प्रबल। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गर्भ में दोष की जो उत्कटता वो माता पिता के शुक्र शोणित में विद्यमान है, त्रिदोष के पृथक पृथक परिणाम के योग का परिणाम होता है। मतलब वो अलग अलग अपना पहले रूप लेते हैं, जो उसमें डोमिनेंट होता है वो उस बच्चे की, उस गर्भ की प्रकृति हो जाती है। ठीक है, फिर बेटा आया कि कुछ लोगों ने, ये तो शुक्र और शोणित की बात रही, तो क्या ये जरूरी है शुक्र और शोणित ही सब कुछ करते हो, शुक्र और शोणित ही हर प्रकृति का निर्माण करते हो? तो फिर जब शुक्र ही शोणित सब कुछ हो रहा है, उसी के अनुसार प्रकृति बन रही है, तो फिर आप क्यों कहते हो आहार का प्रभाव पड़ता है, तो आप क्यों कहते हो ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है, तो आप क्यों कहते हो कि वो क्या बोलते हैं, ऋतुओं का प्रभाव हो गया, आहार का प्रभाव हो गया, विहार का प्रभाव हो गया, तो ये सब आप क्यों कहते हो फिर कि खाने के बाद ये दोष प्रबल हो रहा है, ऐसे वो प्रबल हो रहा है, ऋतु बाल्यावस्था में ये प्रबल हो रहा है, युवावस्था में ये दोष प्रबल हो रहा है, फिर ये क्यों कहते हो? जब ये डिसाइड ही आप कर लिए कि शुक्र और शोणित की जो प्रकृति होगी वो वही प्रकृति बनी रहेगी, तो वैसे होना चाहिए। लेकिन इसी को अष्टांग हृदयकार ने थोड़ा सा अलग किया। इन्होंने कहा कि प्रकृति निर्माण में शुक्र शोणित में दोष की जो उत्कटता है, मतलब दोष की प्रबलता है, उसी को कारण नहीं माना जा सकता। उसके साथ साथ ये भी होता है कि वो जो गर्भिणी स्त्री है, जैसे आपने सुना होगा बेटा कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उन दिनों उसके आहार विहार का खास ध्यान रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? वो इसीलिए रखा जाता है कि ये जो आहार ले रही है, ये आहार विहार जिस तरीके का भी कर रही है, उसका फर्क किस पे जाता है, उसके बच्चे पे जाता है। ठीक है, इसीलिए उन चीजों से उसको दूर रखा जाता है जो बच्चे के शरीर पे गलत इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया कि उस समय शुक्र शोणित के साथ साथ गर्भवती के आहार और विहार, गर्भाशय के बारे में, उस समय ऋतु क्या रही है, उनमें कौन सा दोष रहा है, वो किस जगह का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गर्भ उत्पत्ति में होना माना गया है। फिर बेटा बात आई कि अब एक एक के बारे में बात कर ली जाए। तो उन्होंने कहा शुक्र प्रकृति, तो जो शुक्र की प्रकृति होती है, गर्भ स्थापन हो रहा है, और जो शुक्र की प्रकृति है वात पित्त कफ में से जो प्रबल होगा तो वो हो जाएगी, समरूप होगा तो सम हो जाएगी। शोणित में अगर बात करें तो आर्तों की जो प्रकृति होगी वो होगा। और क्या हो सकता है, काल का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे ऋतुओं का प्रभाव नहीं पड़ सकता क्या, कि हर एक ऋतु का हर एक दोष अलग अलग होता है ना बेटा, हर एक ऋतु में अलग दोष का प्रकोप होता है, संचय होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उस गर्भ स्थापन में इफेक्ट डालेगा, उस दोष की प्रबलता करेगा। गर्भाशय प्रकृति, गर्भ का स्थापन काल जब है उस समय त्रिदोष साम्यावस्था में थे या नहीं थे, उसका भी फर्क पड़ता है। फिर बेटा बात आई कि माता जो आहार ले रही है उस समय, जो गर्भ स्थापन के समय में माता जो आहार ले रही है उसकी प्रकृति क्या रही है। ठीक है, तो अभी आता हूँ, ठीक है, तो रूम में जाऊंगा। क्या हो रहा है? मुझे मेरी ही आवाज आ रही है, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, ये नहीं रिपीट किया, देखा, सच पकड़ लिया।
मादा के आहार विहार की प्रकृति। अब जैसे बेटा आहार की प्रकृति हो गई, वहीं बेटा माता अगर क्या करती है, विहार की प्रकृति। ऐसे कि प्रेग्नेंट लेडी है तो क्या उसको गर्मी के दिनों में बाहर घूमने को कहा जाता है या जाड़े के दिनों में बाहर घूमने को कहा जाता है? क्यों नहीं कहा जाता? तो इसीलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि उसके बच्चे पे फर्क पड़ेगा उसका। ठीक है, तो उसको रहन सहन और ये बताओ उसको अच्छे अच्छे विचार आचार विचार देने चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें देखनी चाहिए या कुछ भी उलूल उलूल देखना चाहिए उस समय? अच्छे अच्छे देखनी चाहिए क्योंकि उसका ये मानना होता है कि हम जिस प्रकार का आचरण करेंगे आने वाली मेरी संतान उसी तरीके की होगी। यही होता है ना, बताया जाता होगा। अब बेटा बात आई साथ साथ में और क्या प्रभाव डालता होगा? पंच महाभूत प्रकृति भी प्रभाव डालती है। ठीक है, फिर आया बेटा देह प्रकृति की बात करेंगे। तो देह प्रकृति में बेटा ये श्लोक से आप वाकिफ हैं कहीं ना कहीं। तो एक श्लोक आया था, अष्टांग में पढ़ा था, क्या था? दोष क्या था यार, क्या था श्लोक का बेटा? तो सुश्रुत ने दोषानुसार 7 देह प्रकृतियां। कितनी देह प्रकृति बेटा? कितनी देह प्रकृतियां? 7। कौन सी बेटा? 7। देह प्रकृतियां कौन कौन सी 7 हैं? अभी बताइए बेटा, देह प्रकृतियां 7। ठीक है, हाँ। फिर बेटा बात आई 16 प्रकार की मानस प्रकृतियां। ठीक है, और एक होती है महाभूत अनुसार 5 भौतिक प्रकृतियां। तो टोटल इतनी प्रकृतियां इन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी बताई है बेटा? 7 देह प्रकृति, 16 मानस प्रकृति और कौन सी? 5 भौतिक। बात आई कि महर्षि चरक ने क्या बोला? 7 देह प्रकृतियों के अतिरिक्त 6 जात्यादि प्रकृतियों का भी उल्लेख किया है। क्या इन्होंने एक्स्ट्रा माना है? आचार्य चरक ने 6 प्रकार की जात्यादि प्रकृतियां भी कही हैं। ठीक है, अब बेटा बात आती है एक एक प्रकृति को पढ़ने का। तो पंच भौतिक प्रकृति है, नाम क्या है इसका? नाम क्या है प्रकृति का? तो इसके कहने का मतलब ही समझ लो ना, 5 महाभूतों से मिलके बनी होगी, वही प्रकृति हो गई। तो कौन से महादोषों की प्रबलता होगी? जैसे कौन से महाभूत होते हैं? वायु महाभूत है, अग्नि महाभूत है, जल महाभूत है, पृथ्वी महाभूत है और आकाश महाभूत है। तो जो वायु महाभूत है बेटा वो कहीं ना कहीं पवन मतलब वात की प्रबलता वाला है। कहीं ना कहीं जो अग्नि महाभूत है उसमें पित्त की अधिकता होगी। कहीं ना कहीं जो कफ महाभूत है वहां कफ की जल महाभूत है वहां कफ की अधिकता होती है ना। और बचे कौन से? पृथ्वी और आकाश महाभूत। ठीक है, तो उनके लिए बोला गया इनमें से प्रथम 3 तो वात पित्त और कफ के समान लक्षण वाले होते हैं। तो जो लक्षण मिलेंगे, जैसे वायु महाभूत की बात करें, अग्नि महाभूत की बात करें या जल महाभूत की बात करें, तो वो किससे मिलती जुलती होंगे? लक्षण उसके वात पित्त और कफ से मिलते होंगे। वहीं बेटा बात करें जब पृथ्वी और आकाश महाभूत बचे, तो पृथ्वी के कारण वो इंसान मूर्ति स्वरूप वाला होता है। बोले तो उसका शरीर कैसा है? उस क्षमावान है। और नाभस प्रकृति बोले तो आकाश जो महाभूत है उसके कारण उसकी प्रकृति कैसी बनेगी? वो पवित्र होगा, दीर्घायु होगा और नाशादि के बड़े छिद्र होते हैं। ठीक है, आगे बेटा बात आती है जात्यादि प्रकृतियां। जात्यादि प्रकृतियां किसने बोली हैं बेटा? जात्यादि प्रकृतियां चरक ने। चरक। तो कौन सी होती जात्यादि? मतलब जाति आदि। देखो हमारे अंदर क्या है, हमारे सोसाइटी में एक चीज मानी जाती है, हम अपने आप को जातियों में डिवाइड मानते हैं ना। हम अपने कुल को मानते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने उसको उल्लेख किया।
इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी प्रकृतियां होती हैं, ये क्या है भाई, कुछ ऐसी प्रकृतियां होती हैं जो कुछ विशेष जातियों में होती हैं। कुल प्रसक्ता, जैसे कि कुल की बात करेंगे तो वो उनके कुल की बात होगी, कुल प्रसक्ता, कुल के कारण उसमें जो प्रकृति आई। देशानुपातनी, कि वहां का हैबिटेट कैसा था, देशानुपातनी मतलब वो जिस स्थान पे उसका जन्म हुआ है वहां का हैबिटेट कैसा है, वहां की प्रकृति कैसी है, उसका अनुसार अनुसार पड़ेगा उस गर्भ पे। और क्या है कालानुपातनी, कि उस समय ऋतु कौन सी रही होगी, उस समय उनका दोषों का क्या योगदान रहा होगा, तो वो प्रकृति हो सकती है। वयो अनुपातनी, वय का भी प्रभाव पड़ता है। और प्रत्यात्मिता एक उसकी शारीरिक प्रकृति होती है खुद की। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की जात्यादि प्रकृतियां होती हैं। ठीक है बेटा, आगे आई बात बेटा देह प्रकृति की। तो देह प्रकृति की अगर बात करें तो 7 प्रकृतियां हो। देह प्रकृति कितनी प्रकार की थी, 7 थी ना बेटा। तिस्थ प्रकृतियां हीन मध्य उत्तमो पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजा। तो ये टोटल कितनी है बेटा, 7 है या नहीं है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, त्रिदोषज मतलब द्विदोषज और सम प्रकृति हो गई ना बेटा। अब वात की प्रकृति कैसी है, वात के कारण हीन, पित्त के कारण मध्य, और मध्यम, कफ के कारण उत्तम, उत्तम, और द्वंद्वज हो तो निंदनीय, और सम प्रकृति हो तो श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होती है। ठीक है, अब बात आएगी बेटा मानस प्रकृतियों की। ठीक है, किसकी बात आएगी, मानस प्रकृतियों की आएगी। अरे अच्छा हाँ 30 मिनट चल रहा है, सॉरी। मानस प्रकृतियों की बात आएगी तो मानस प्रकृतियां, मन कैसा होता है आपका, मन कैसा होता है, त्रिगुणात्मक होता है। ठीक है, और वो 3 गुण कौन कौन से हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यही 3 तो गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये है ना। तो जो प्रकृति बनेगी बेटा तो वो कैसी बनेगी, सात्विक प्रकृति, मानसिक राजसिक प्रकृति और तामसिक प्रकृति बनेगी। तो इन्होंने क्या किया, सात्विक का भेद किया, राजस का भेद किया और किसका भेद किया, तामस का भेद किया। तो बेटा कहीं ना कहीं ये याद होगा जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ाया था वहां पे सत्व, रज और तम इनके गुण बताए थे, आपको बताए थे। सत्व कैसा था, लघु था, प्रकाशवान था, ज्ञान स्वरूप था, यही सारी चीजें थी ना। तो इन्होंने उसके अनुसार इसका डिवीजन किया कि जैसे ब्रह्म सत्व, महेंद्र सत्व, वारुण सत्व, कौबेर सत्व, यहाँ काय काय लिखा है तो काय भी बोल सकते हो। ठीक है, ब्रह्म सत्व, इंद्र सत्व, वारुण सत्व, कौबेर सत्व, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो टोटल सात्विक प्रकृतियों का उल्लेख किया जाएगा। तो कितने भेद हैं सात्विक प्रकृति के, 7 प्रकृति हैं। ठीक है, तो इनमें ये जो सारी है ना, ब्रह्म है, ब्रह्म का है या ब्रह्म सत्व, ये कहीं ना कहीं ब्रह्म का स्वरूप है, इंद्र का है, इंद्र का स्वरूप, वरुण का है, तो ये सारे क्या है, सत्व बोधक हैं। इसलिए ये प्रकृति किसमें आएगी, सात्विक प्रकृति में आएगी। रज का जब गुण पढ़ा था बेटा तो कैसा था, रागात्मक था, ये सारी चीजें थी, काम, आशक्त, ये सारी चीजें थी। तो यदि इनकी बात करें तो इनके अनुसार 6 भेद इसके किए गए। जैसे असुर होते हैं, सर्प होते हैं, प्रेत, पिशाच, इनमें क्या होता है बेटा, आशक्तता होती है, राग होता है, ऐसा ही कुछ होता है, लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने कहा 6 प्रकार के भेद होते हैं, जैसे असुर काय, सर्प काय, शकुन काय, राक्षस काय, पिशाच काय और प्रेत काय। ठीक है, और क्या होता है बेटा, इसी प्रकार तामस प्रकृति। और तम का गुण हमने क्या पढ़ा था, जड़ता का मूलक माना था ना, जड़ता का मूलक या आलसी इंसान। तो वैसे जैसे पशु होते हैं, जैसे भैंसिया होती है ना, तो भैंसिया एकदम फुर्तीली होती है या फिर जड़ होती एकदम, जड़ होती है। तो ऐसे ही जो इंसान एकदम पड़े रहते हैं भैंसियों की तरह, वो कैसे हैं, पशु काय है। कुछ होते हैं मछलियों जैसे होते हैं, मत्स्य काय हो गया, एक उनका ठिकाना है
एक नदी नाला तालाब है, बस उसी में रहना है उनको। एक होती हैं वनस्पतियां, तो वनस्पतियां चलने वाली होती हैं या एक जगह जड़ होती हैं, टिकी हुई होती हैं? किसी पेड़ पे चलने चलते हुए होते हैं। चलने वाली होती हैं। और टिकी टिकी होती है। टिकी हुई